बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले को आजकल जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है काफिला हिजाज। इसकी 2 एपिसोड आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और तीसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सुहेल अपने घर की तरफ जा रहा था। अपनी बस्ती की चरागाहों और खेतों और बागों से गुजरते हुए हसन ने कई चरवाहों और किसानों को देखा। ये लोग इसे कोई ईरानी रईस समझकर हाथ के इशारे से सलाम करते और रास्ता छोड़कर एक तरफ हो जाते। इसके जहन पर महबानों की अलविदाई गुफ्तगू का ये असर था कि रास्ते पर अगर कोई जानी पहचानी सूरत दिखाई देती तो वो रुकने की बजाय घोड़े की रफ्तार तेज़ कर देता। बस्ती में दाखिल होते ही वो एक मकान के सामने रुका जिसकी छतें ज़मीन पर गिर चुकी थी। सहन के एक कोने में छप्पर के नीचे चंद मवेशी बंधे हुए थे और एक आदमी इनके आगे चारा डाल रहा था। हसन कुछ देर पथराई हुई आंखों से शिकस्ता मकान की तरफ देखता रहा। बस्ती के लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो रहे थे, लेकिन इसे अपने गिरदोपेश का कोई एहसास न था। एक उम्र रसीदा औरत आगे बढ़ी और इसे देखने के बाद चिल्ला उठी, अरे ये तो उत्बा का बेटा है। फिर चारों तरफ से हसन हसन की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एक आदमी ने हसन के घोड़े की बाग पकड़ते हुए कहा, हसन, मैं नासिर हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना? और वो जवाब देने के बजाय दीवाना वार चलाने लगा, वो कहाँ है? मेरे अब्बा, मेरे भाई और मेरी बहन कहाँ है? तुम लोग खामोश क्यों हो? लेकिन इसे कोई जवाब न मिला और वो घोड़े से कूदकर नासिर को झंझोड़ने लगा। नासिर की आंखों से आंसू उबल पड़े और बेख्तियार इसके साथ लिपट कर चिल्लाने लगा, हसन, वो यहाँ नहीं है। तुम्हारे वालिद और तुम्हारा बड़ा भाई कत्ल हो चुके हैं। वो सुहेल को गिरफ्तार करके अपना साथ ले गए हैं और तुरज ने इसे गुलाम बना लिया। हसन ने डूबती हुई आवाज़ में पूछा, और अमारा अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों से निजात हासिल कर चुकी है। नए ज़िम्मेदार ने इसे गिरफ़्तार करके हरमज़ के घर भेज दिया था और चंद दिन बाद ही हमें पता चला कि इसने हरमज़ के महल की छत से छलांग लगा दी थी। आसपास की बस्तियों के 20 सरकर्दा आदमी हरमज़ के पास ये दरख्वास्त लेकर गए थे कि अगर अमारा और सुहेल को रहा कर दिया जाए तो वो इलाके के लोगों को पुरअमन रखने का ज़िम्मा लेते हैं। लेकिन अमारा इस अरसे में खुदकुशी कर चुकी थी और हरमज़ ने इस वक्त को इसकी लाश दिखाने के बाद कहा था कि अमन कायम रखने के लिए मेरे सिपाहियों की तलवारें काफ़ी हैं और तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम उत्बा के इंजाम से सबक हासिल करो और आइंदा किसी ईरानी ज़िम्मेदार को शिकायत का मौका ना दो। फिर वफ्द के अरकान ने हरमज़ से सुहेल की रिहाई के लिए कहा तो इसने जवाब दिया कि इस ख़तरनाक लड़के ने हमारे 2 सिपाहियों को ज़ख्मी किया था और ये इसकी खुशकिस्मती है कि तुरज ने इसको मौत की सज़ा देने के बजाय अपने पास रख लिया है। सुहेल ने ईरानी सिपाहियों को ज़ख्मी किया था? हाँ, जब तुरज के साथ पहली लड़ाई हुई थी तो इसके 2 आदमी हलाक और 5 ज़ख्मी हुए थे। सुहेल ने मकान की छत पर खड़े होकर तीर चलाए थे और 2 आदमी ज़ख्मी हुए थे। फिर वो भाग गए थे। 4 दिन बाद तुरज ने 50 सिपाहियों के साथ अलल सुबह हमला किया और आपके वालिद और भाई को कत्ल कर दिया। सुहेल ने बाहर एक खजूर के दरख्त पर चढ़कर छुपने की कोशिश की, लेकिन जाते वक्त ईरानियों ने इसे देख लिया। हसन ने ढाल सा होकर ज़मीन पर बैठ गया और इसने सवाल किया, लड़ाई की इब्तिदा कैसे हुई थी? नासिर ने जवाब दिया, हरमज़ ने ईरानी ज़िम्मेदारों को हुक्म दिया था कि हमें रुपए की ज़रूरत है, इसलिए तुम काश्तकारों से ज़्यादा हिस्सा वसूल करो। फिर जब ज़िम्मेदारों ने लूट मार शुरू कर दी तो काश्तकार मुज़ाहमत करने लगे और कई मकामात से बगावत की खबरें आने लगीं। लेकिन इक़बाल काश्तकारों पर सख्ती करने के हक़ में ना था और इसकी रहमदिली के बाइस इस इलाके के काश्तकारों की तमाम बस्तियों में अमन रहा। फिर चारों तरफ से सताए हुए काश्तकार इसके पास पनाह लेने लगे और ज़िम्मेदारों ने हरमज़ के पास शिकायत की कि वो दरपर्दा हमारे अरब मज़ारीन की हौसला अफजाई कर रहा है। हरमज़ ने कबाद की बहुत सी जागीर जब्त करके तुरज के हवाले कर दी जो इसका रिश्तेदार है। इसके बाद हमें अपनी बस्तियों में नए ज़िम्मेदार के कारिंदों के मज़ालिम का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता साल गर्मियों में आपके वालिद की क़यादत में हमारा एक वफ़द कबाद के पास गया, लेकिन इसने कहा कि मैं अब बेदस्तो पा हो चुका हूँ। हरमज़ मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तुम खुद इसके पास जाओ। चुनांचे ये लोग हरमज़ के पास गए, लेकिन वहाँ से भी मायूसी हुई। तुरज को इन बातों का पता चला तो इसने अपने कारिंदे यहाँ भेज दिए और उन्होंने इस बहाने आपके घर की तलाशी लेने का मुतालबा किया कि आपके वालिद ने फसल का बहुत सारा हिस्सा बटाई में देने के बजाय छुपा कर रख लिया है। आपके घर में सिर्फ अगली फसल तक गुजारा करने के लिए अनाज था, लेकिन ईरानियों ने वो भी छीन लिया। फिर अचानक आपके वालिद और भाई के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लड़ाई हुई और ईरानी भाग गए। इसके बाद तुरज हरमज़ के पास पहुंचा और इसने सवारों का एक दस्ता इसके साथ रवाना कर दिया। पहली लड़ाई की तरह दूसरी लड़ाई भी घर की इसी सहन में हुई। आपके वालिद और भाई को किसी
मज़ाहमत के बगैर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। गांव से जो लोग इनकी मदद के लिए यहाँ पहुँचे थे, इनमें से 5 ईरानियों के हाथों मारे गए। हसन ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि सहेल जिंदा है और तुरज के घर में है? हाँ, हमारी बस्ती के कई आदमी इसे देख चुके हैं। हसन अचानक उठा और इसने अपने घोड़े की भाग पकड़ ली। तुम कहाँ जा रहे हो? कई आदमियों ने यकसमान होकर सवाल किया। मैं आज शाम से पहले तुरज का हिसाब चुकाना चाहता हूँ, वो ये कहकर घोड़े पर सवार हो गया। एक उम्र रसीदा आदमी ने भागकर इसके घोड़े की बाग पकड़ ली और कहा, ठहरो हसन, अब तुम तनहा नहीं हो, तनहा कुछ कर ही नहीं सकते। तुरज के पास 50-60 मुसल्लह आदमी हर वक्त मौजूद रहते हैं। हरमज़ इसकी पुश्त पर है, वो अगर हुक्म दे तो इसकी फ़ौज एक दिन के अंदर अंदर सैकड़ों बस्तियों को राख के ढेर बना सकती है। अब हम बेबस हैं, जब इंतकाम लेने का मौका आएगा तो हम तुम्हारे साथ होंगे। हसन ने गरज कर कहा, नहीं, तुम मेरे घोड़े की बाग छोड़ दो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो सहम कर पीछे हट गया और हसन ने घोड़े को ईड़ लगाई। पीछे से मर्दों और औरतों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, हसन ठहरो, बात सुनो, हसन हसन। लेकिन इसने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर देखने की ज़रूरत महसूस ना की। दोपहर के वक्त हसन को अपने दाएं हाथ तुरज की बस्ती और सामने कोई आध मील के फासले पर दरिया का चमकता हुआ पानी दिखाई दे रहा था। घोड़े की रफ्तार इसकी थकावट, भूख और प्यास का पता दे रही थी। दरिया की झलक देखते घोड़े ने अपनी रफ्तार ज़रा तेज़ कर दी और हसन ने इसे अपनी मर्जी पर छोड़ दिया। इंतकाम की आग की शिद्दत जो हसन ने बस्ती से निकलते वक्त अपने दिल में महसूस की थी, बदतरीज कम हो रही थी। दिन की रोशनी में तन्हा सूरज के घर पर धावा बोलने और इसे कत्ल करने की जो तदबीरें इसके जहन में आई थी, इनमें से बेशतर नाकाबिले अमल महसूस हो रही थी। अगर सिर्फ अपनी जान के लिए कोई ख़तरा मोल लेने का मसला होता तो वो बिला झिझक सूरज के घर में जा घुसता और ज़ख्मों से चूर होने के बाद भी ये ऐलान करते वक्त इसे एक तस्कीन महसूस होती कि मैं उत्बा का बेटा और सहेल और अमारा का भाई हूँ। मैंने इनके कातिल को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब वो अपने कमसिन भाई सहेल के मुतालिक सोचता तो इसके जोश पर एक ऐसे सिपाही के दूरअंदेशी गालिब आ जाती जिसने जंग की कठिन आजमाइशों और असीरी के अलावा मसाइब में सब्र और हौसले से काम लेना सीखा था। सहेल को सूरज के घर से निकालकर किसी महफूज जगह पहुंचाने की ख्वाहिश ने इसके दिलो दिमाग पर मसलतों के पहरे बिठा दिए थे। चनाचा जब इसका प्यासा घोड़ा सूरज की बस्ती का रास्ता छोड़कर दरिया की तरफ चल पड़ा तो इसने रोकने की कोशिश न की। थोड़ी देर बाद घोड़े को पानी पिलाने और फिर अपनी प्यास बुझाने के बाद हसन ने घोड़े की लगाम उतारी और इसकी अगली टांग गर्दन के रस्से के साथ बांधने के बाद इसे किनारे के सब्ज घास की तरफ हाँक दिया और ख़ुद पास ही घनी झाड़ियों की छाँव में बैठकर गुरूब आफ्ताब का इंतज़ार करने लगा। ये उसे अपने ज़माना असीरी के बदतरीन अयाम से कहीं ज़्यादा तवील और सब्र आज़मा महसूस होता था। शाम के करीब गांव के लोग सूरज की हवेली से बाहर एक ईरानी और एक अरब लड़के की कुश्ती देख रहे थे। सहेल की उम्र 14 साल के लगभग थी। हवेली से नमूदार हुआ, लेकिन ड्योढ़ी के दरवाजे पर एक पहरेदार को देखकर इसे आगे बढ़ने की जरूरत ना हुई। पहरेदार ने पहले इसे घूर कर देखा और फिर अपने चेहरे पर एक शगुफ्ता मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम बाहर जाना चाहते हो? नहीं, सहेल ने बेइतनाई से जवाब दिया। तुम्हें कुश्ती देखने का शौक़ नहीं है? नहीं। पहरेदार ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अपने गांव के लड़कों के साथ कुश्ती लड़ा करते थे? सहेल ने जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। पहरेदार ने कहा, देखो सहेल, मैंने तुम पर कोई सख्ती नहीं की। अगर तुम्हारा बाप और भाई कत्ल हो चुके हैं तो ये मेरा कसूर नहीं है। इन्हें बगावत करने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि वो एक पहाड़ के साथ टक्कर ले रहे हैं। जब कमज़ोर लोग किसी ताकतवर के सामने अकड़ते हैं तो इनका अंजाम यही होता है। उधर देखो, जमशेद गांव के 2 लड़कों को पिछाड़ चुका है और अब कोई और इसके सामने आने की जरूरत नहीं करता। सहेल ने तिलमिला कर जवाब दिया, जमशेद से हार मानने वाले तुम्हारी तरह इन किसानों के बेटे हैं। हर ईरानी को अपना आका समझते हैं। इन्हें यह मालूम है कि जमशेद सूरज का भांजा है और आज अगर उन्होंने जमशेद को गिरा दिया तो कल सूरज के नौकर और सिपाही इनकी बोटियां नोच डालेंगे। अगर तुम जैसे अरब ईरानियों की पुश्त पर ना होते तो जमशेद के दिल में पहलवान बनने का शौक़ पैदा ना होता। पहरेदार ने गज़बनाक होकर सहेल का बाजू पकड़ लिया और इसे खींचता हुआ अखाड़े के करीब ले गया। जमशेद, जमशेद, इसने आवाज़ लगाई, इस बेवकूफ़ को तुम्हारे साथ तो ज़ोर आजमाई का शौक़ है। ज़रा इसका दिमाग ठीक करो। जमशेद ने एक भूखे दरिंदे की तरह सहेल की तरफ देखा, लेकिन जब सहेल ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी तो पहरेदार ने इसे पूरी कोशिश से अखाड़े की तरफ धकेल दिया। सहेल मुंह के बल गिरा और जमशेद ने हंसते हुए इसकी गर्दन पर पाँव रख दिया। तमाशाई कह के लगा रहे थे। एक उम्र रसीदा ईरानी ने कहा, जमशेद, इसे उठने दो, हम तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं।
जमशेद ने सहेल की गर्दन से पाँव उठा लिया। सहेल उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। अचानक जमशेद ने उसे गर्दन से पकड़कर झंझोड़ने और फिर ज़ोर से धक्का देकर गिराने की कोशिश की, लेकिन वो गिरते गिरते संभल गया। जमशेद ने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से इसके सीने पर हाथ मारा, लेकिन सहेल इस पर भी कुश्ती लड़ने के लिए आमादा ना हुआ। इस बुज़दिल की हड्डियाँ क्यों तोड़वाती हो? जमशेद ने ये कहकर सहेल के मुंह पर थप्पड़ सीध कर दिया। सहेल अपना गाल सहलाता हुआ पीछे हटा और एक ज़ख्मी चीते की तरह जमशेद की तरफ देखने लगा। जमशेद ने गुस्से की हालत में दोबारा हाथ उठाया तो सहेल अचानक इस पर टूट पड़ा और एक के बाद दीगरे इसके मुंह, गर्दन और सीने पर मुक्के रसीद करने लगा और इसके साथ गुथम गुथा हो गया। फिर आंख झपकने की देर में इसने जमशेद को अपने बाजुओं में उठाकर सर के बल ज़मीन पर पटक दिया और इसके सीने पर सवार हो गया। तमाशा एक लम्हा के लिए दम खुद होकर रह गए। जमशेद ने उठने की कोशिश की, लेकिन सहेल ने एक हाथ से इसकी गर्दन दबोच ली और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। अब तमाशाई शोर मचा रहे थे। एक ईरानी गजबनाक होकर आगे बढ़ा और इसने सहेल को सर के बालों से पकड़कर जमशेद से अलग कर दिया। जमशेद उठकर चिल्लाया, मैं इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसकी बोटियां नोच लूँगा। इसने आगे बढ़कर सहेल के गिरबान पर हाथ डाला और उसकी कमीज़ का अगला हिस्सा फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। सहेल अभी तक ईरानी नौजवान से अपने सर के बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब जमशेद ने इसे मारने के लिए हाथ उठाया तो इसने अपने बाजू ईरानी की गर्दन में डाल दिया। फिर इसके साथ लटक कर दोनों टांगें ऊपर उठाईं और पूरी कुव्वत से जमशेद के पेट पर रसीद कर दी। जमशेद पीठ के बल गिरा और ईरानी नौजवान ने सहेल के बाल छोड़कर इसे अपने बाजुओं की मजबूत गिरफ्त में लेते हुए तमाशाइयों से मुखातिब होकर कहा, तुम क्या देख रहे हो? ये लड़का पागल है, इसको पकड़ कर ले जाओ। जमशेद कराहता हुआ उठा और चंद सानिया इधर उधर देखने के बाद अचानक भागकर पहरेदार के हाथ से नेज़ा छीनने की कोशिश की। पहरेदार चलाया, नहीं नहीं जमशेद, मैं तुम्हें नेज़ा नहीं दूंगा, आका मेरी खाल उतरवा देंगे। कुछ देर जोर आजमाई के बाद जमशेद ने नेज़ा छोड़ दिया और किसान के हाथ से डंडा छीन लिया। लेकिन जब वो सहेल की तरफ बढ़ा तो एक उम्र रसीदा अरब ने इसका रास्ता रोकते हुए कहा, देखो जमशेद, एक नहते पर इस तरह वार करना बहादुरी नहीं है। जमशेद ने गजबनाक होकर उसी पर वार कर दिया। बूढ़ा अरब तेवरा कर पीछे हटा और अपना जख्मी सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गया। इस अरसा में सहेल ने ईरानी नौजवान के बाजुओं की गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश की, लेकिन इसकी पेश न चली। लेकिन जब बूढ़े अरब को ज़ख्मी करने के बाद जमशेद इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो बेबसी के एहसास ने इसे अपना आखिरी हरबा आजमाने पर मजबूर कर दिया। अचानक ईरानी के हाथ का अंगूठा इसके मुंह में था और तमाशे इसकी चीखें सुन रहे थे। एक सानिया के बाद सहेल आज़ाद हो चुका था और ईरानी अपना ज़ख्मी हाथ झाड़ रहा था। जमशेद ने डंडे के साथ वार किया, लेकिन सहेल ने एक तरफ हटकर अपने आप को बचा लिया। जमशेद ने गजबनाक होकर दूसरा वार किया तो वो कूदकर फिर एक तरफ हट गया। इसके बाद इसने भागकर अखाड़े से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बस्ती के ईरानी लड़कों ने इसका रास्ता रोक लिया। एक आदमी ने इसे पकड़कर फिर अखाड़े की तरफ धकेल दिया। अब जमशेद बेतहाशा इस पर डंडे बरसा रहा था और वो बेबसी की हालत में अखाड़े के अंदर इधर उधर भागकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तमाशाइयों में से अरबों की हमदर्दियाँ ज़्यादातर सहेल के साथ थी, लेकिन इनकी ज़ुबानें गंग हो चुकी थी। इसके बरक्स ईरानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जमशेद के हक में नारे लगा रहे थे और इनका शोर सुनकर तूरज के चंद मुलाजिम और बस्ती के दूसरे लोग भी वहाँ जमा हो चुके थे। सहेल के सर से खून बह रहा था और इसकी रानों, बाजुओं और पसलियों पर भी कारी ज़रबें लग चुकी थी। वो बेशतरवार अपने ज़ख्मी हाथों पर रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक सवार नमूदार हुआ और इसने अखाड़े के करीब पहुंचकर घोड़ा रोक लिया। यह हसान था और इसका लिबास, जिसके बायस वो एक अरब की बजाय एक ईरानी अमीरज़ादा मालूम होता था, बस्ती के लोगों को मरऊब करने के लिए काफ़ी था और वो अदब से इधर उधर सिमटने लगे थे। हसान ने सवाल किया, ये क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है और इसका जुर्म क्या है? नेज़े वाले पहरेदार ने जवाब दिया, कुछ नहीं जनाब, इस बेवकूफ़ को कुव्वत आजमाई का शौक़ था। एक वैशी के हाथ में डंडा देकर इसके मुकाबले में ले आए हो। एक बच्चे के साथ इस कदर जालमाना सलूक, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर ईरानी नौजवान ने, जिसके ज़ख्मी अंगूठे से अब तक खून रिस रहा था, जवाब दिया, जनाब ये लड़का बड़ी उम्र के अरबों से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसने हमारे 2 सिपाही ज़ख्मी कर दिए थे और अभी इसने मेरा अंगूठा चबा डाला है। देखिए। क्या नाम है इसका? इसका नाम सहेल है जनाब, ये एक बागी का बेटा है।
हसन की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। अपने मजलूम भाई की मोहब्बत इसका हाथ तलवार के कब्जे तक ले गई, लेकिन एक सिपाही के तदब्बुर और हौसले ने इसे जल्दबाजी की इजाज़त ना दी और वो लहू के घूंट पी कर रह गया। हसन की आमद पर जमशेद का जोशो खरोश भी किसी हद तक ठंडा हो चुका था, तहाँ वो अपने मद्दे मुकाबल से हार मनवाए बगैर लड़ाई ख़त्म करने के लिए तैयार न था। इसने बददिली से चंद बार किए। अचानक सहेल ने पीछे हटने या इधर उधर भागने के बजाय झपट कर एक हाथ से इसकी कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से इसका डंडा छीन लिया। फिर देखने वाले ऐसा महसूस कर रहे थे कि नफ़रत, गुस्से और इंतकाम के सारे भूत इस कमसीन लड़के के वजूद में समा गए थे। चंद डंडे खाने के बाद जमशेद ने भागने की कोशिश की, लेकिन सहेल ने इसका पीछा न छोड़ा। वो चीखे मारता हुआ उखाड़े से निकला और तुरज के घर की तरफ भागा, लेकिन सहेल ने घेर कर इसका रास्ता मसदूद कर दिया। वो दूसरी तरफ भागा, लेकिन सहेल की तेज़ रफ्तारी के सामने इसकी पेश न गई। डंडे की हर ज़रब के साथ इसकी चीखें बुलंद हो रही थी और बिलाकर जमशेद गिर पड़ा। चंद आदमी इसकी मदद के लिए भागे, लेकिन हसन ने गर्ज कर कहा, ठहरो, अब तुम में से किसी ने मुदाखलत की तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वो रुक गए। एक रानी ने कहा, जनाब, जमशेद तुरज का अजीज़ है और वो एक अरब गुलाम के हाथों अपने ख़ानदान की तज़लील बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इसे छुड़ाता हूँ, तुम तुरज को बुला लाओ, मैं हरमस की तरफ से आया हूँ। हसन ये कहकर आगे बढ़ा और सहेल के करीब पहुँचकर घोड़े से कूद पड़ा। जमशेद अब मुँह के बल ज़मीन पर पड़ा हुआ था और इस सहेल इसे मारने के बजाय इसके कपड़े नोच रहा था। ठहरो, हसन ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा, तुम अपना इंतकाम ले चुके हो, अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम हसन के भाई हो तो मैं तुम्हें आज़ाद करवा सकता हूँ। तुम मेरा घोड़ा बाग के इस कोने में ले जाओ और वहाँ मेरा इंतज़ार करो। मैं किसी ईरानी पर एतबार नहीं कर सकता, सहेल ने बेरुखी से जवाब दिया। हसन ने झुककर इसके कान में कहा, बेवकूफ़, मैं हसन हूँ, अब खामोश रहो। तुम कुछ देर यहीं खड़े रहो, जब मैं इन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लूँगा तो तुम्हें यहाँ से खिसक कर बाग के कोने में पहुँचने का मौका मिल जाएगा। हसन ने अपने घोड़े की बाग सहेल के हाथ में थमा दी, फिर जमशेद को बाजुओं से पकड़कर उठाया। तमाशाई जो परेशानी की हालत में चंद कदम दूर खड़े थे, इसके गिर्द जमा होने लगे। जमशेद ने कराहते हुए आंखें खोल दी। चंद आदमी इसके पास बैठ गए और इनमें से एक ने सहारा देने के लिए इसका सर अपने सीने से लगा लिया। जमशेद ने अपने आप को महफूज समझकर इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। एक आदमी ने हसन से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपने अपना घोड़ा इस पागल लड़के के हवाले कर दिया, अगर वो भाग गया तो? हसन ने इत्मीनान से जवाब दिया, तुम मेरे घोड़े की फ़िक्र ना करो, इस पर मेरे सिवा कोई और सवारी नहीं कर सकता। अरबों को मगलूब रखने का ये तरीका नहीं कि तुम इनके बच्चों पर इस तरह से जुल्म करो। तुम्हारी इन हमाकतों के बायस इराक़ के तमाम अरब कबाइल ईरानियों के दुश्मन बन गए हैं। मैं हैरान हूँ कि तुरज के घर के सामने ये शर्मनाक खेल खेला जा रहा है और उसने दरवाजे से बाहर झांकने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। मैं ये मामला हरमस के सामने पेश करूँगा। हसन के ये अल्फाज तमाशाइयों को मरऊब करने के लिए काफ़ी थे। तुरज के एक नौकर ने कदर जुर्रत से काम लेते हुए कहा, जनाब, आप कहाँ से आए हैं? मैं मदाइन से आया हूँ और मेरा मकसद अरब राया की बेचैनी के असबाब मालूम करने हैं। एक कवि है, कल आदमी हाँफता कामता और गालियाँ बकता हुआ ड्योढ़ी से नमूदार हुआ। वो कहाँ है? इसने गरजती आवाज़ में कहा। मैं इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा और तुम में से जो इसे शहद देकर ये तमाशा देख रहे थे, किसी रहम के मुस्तक नहीं समझे जाएंगे। इस कवि है, कल आदमी की रेशमी कबा और ज़री टोपी देखकर हसन के लिए समझना मुश्किल ना था कि वो कौन है। वो एक लम्हे के लिए अपनी जगह खड़ा, फिर अचानक इसका खून खोलने लगा और नफ़रत और इंतकाम के जज्बात का वो सैलाब, जिसे वो मसलहत के लबादों में छुपाने की कोशिश कर रहा था, पूरी शिद्दत के साथ फूट निकला। एक नाकाबिले बर्दाश्त कर्ब के बायस इसका दम घुट रहा था। वो पूरी कुव्वत से चलाना चाहता था, लेकिन इसके लरजते हुए होंठ आवाज़ से खाली थे। शाम के धुंधुलके में तुरज की निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज हो चुकी थी। अचानक इसने सवाल किया, तुम कौन हो? हसन ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम तुरज हो। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैं एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ, इसने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। मैं हरमस की तरफ से आया हूँ। मैंने तुम्हें हरमस के पास कभी नहीं देखा। मेरा घर मदाइन में है और मैं हरमस के साथ मुलाकात करने के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। अगर ये बात थी तो तुम बाहर क्यों रुके?
मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बच्चों की लड़ाई देखने के लिए रुक गया था, वरना मुझे अब तक लौट जाना चाहिए था। मैं किसी ताख़ीर के बगैर मदाइन पहुंचना चाहता हूं। इतनी जल्दी? मुझे फ़ौरन मदाइन पहुंचना है। अब अगर तुम इन लोगों को सज़ाएं देने का काम थोड़ी देर के लिए रोक दो तो मैं अलहदगी में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, आइए। नहीं, हम यहीं खड़े खड़े बात कर लेते हैं, मुझे बहुत देर हो गई है। हसन ये कहकर एक तरफ चल दिया और तुरज परेशानी और इस्तराब की हालत में इसके साथ हो लिया। 15-20 कदम चलने के बाद वो रुक गए और हसन ने तुरज की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तुम्हें मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं नजूमी नहीं हूँ, तुरज ने बेरुखी से जवाब दिया। हसन ने बाग के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ देखो, एक लड़का मेरे घोड़े की बाग थामे खड़ा है, तुम्हें मालूम है वो कौन है? तुरज ने बरहम होकर जवाब दिया, अगर तुम मेरी नज़र का इम्तहान लेना चाहती हो तो मैं ये कहूँगा कि अब शाम हो चुकी है और मैं उल्लू नहीं हूँ। अगर कोई नजूमी ये कह दे कि तुम अब अपने घर वापस नहीं जा सकोगे और थोड़ी देर में तुम्हारी बीवी तुम्हारी लाश देख रही होगी तो तुम यकीन कर लोगे? ये कहते हुए हसन ने अचानक अपनी तलवार निकाली और बेशतर इसके कि तुरज अपने हवास पर काबू पाता तलवार की तेज़ नोक इसकी शाहराह को छू रही थी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुरज ने डूबती आवाज़ में कहा, आहिस्ता बोलो, इस वक्त तुम्हारे नौकर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हसन ने तलवार पर हल्का सा दबाव डालते हुए कहा। तुरज ने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है तो मैं तलाफ़ी करने के लिए तैयार हूँ। हसन ने जवाब दिया, तुम इन बेगुनाह लोगों को दुनिया में वापस नहीं ला सकते जिन्हें तुमने कत्ल कर दिया है। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कत्ल कर सकूँगा। अगर मैं तुम्हें 100 बार ज़िंदा कर सकता और हर बार पहले की निस्बत ज़्यादा अज़ियतनाक तरीके से कत्ल करता तो भी मुझे ये इत्मीनान ना होता कि तुम अपने गुनाहों की सज़ा भुगत चुके हो। तुरज ने कहा, लेकिन मुझे कत्ल करने के जुर्म के बाद तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगी। जब हर मर्द तुम्हारा पीछा करेगा तो दिन की रोशनी और रात की तारीकी में तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इस वक्त मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन मुझे कत्ल करने के बाद तुम ये देखो कि किसरा की सल्तनत का हर मुसल्ला आदमी तुम्हारी तलाश में होगा। हसन ने कहा, मेरी तलवार की पहली ज़रब के साथ तुम हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें चीखने और चलाने का मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं ईरानी नहीं बल्कि अरब हूँ। मैं उत्बा का बेटा हूँ। मेरा बाप, मेरा भाई तुम्हारे हाथों कत्ल हुए हैं। मेरी बहन की हलाकत का बाइस भी तुम हो और वो लड़का जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा तुमने मौत से ज़्यादा अज़ियतनाक बना रखा है मेरा भाई है। देखो वो घोड़े के करीब खड़ा तुम्हारी चीखें सुनने का मुंतज़िर है। तुरज चंद सानिये सख्ते के आलम में खड़ा रहा। इसकी आखिरी उम्मीद ये थी कि शायद इसके नौकरों में से कोई हसन की तलवार देखकर शोर मचाना शुरू कर दे, लेकिन वो इत्मीनान से सरगोशियाँ कर रहे थे। मकान के करीब खुली जगह की निस्बत दरख्तों के नीचे शाम की तारीकी ज़्यादा थी और तमाशाइयों के लिए ये जानना मुश्किल था कि चंद कदम दूर क्या हो रहा है। हसन के ईरानी लिबास के बाइस किसी को ये शक ना हो सकता था कि वो इस बस्ती के मगरूर और शफाक ज़िम्मेदार को मौत के मुंह में धकेलने वाला है। तुरज ने इल्तिजा की, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं वादा करता हूँ कि मेरे आदमी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। तुम अपने भाई को साथ ले जा सकते हो। मैं ज़रदश्त की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़मीन वापस कर दूँगा। मैं तुम्हें अपने इलाके के तमाम अरबों का सरदार बना दूँगा। मैं तुम्हें अपने घर का तमाम सोना चांदी देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपने अस्तबल के बेहतरीन घोड़े देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारे ख़ानदान पर जो जुल्म हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी हर मस पर आयद होती है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इसे जुल्म से रोक नहीं सका। अगर तुम मेरे पास रहना पसंद करो तो मैं तुम्हें अपनी बेहतरीन ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बस्ती के लोगों और अपने नौकरों के सामने तुम्हारे पाँव पर गिरने के लिए तैयार हूँ। मुझे मौका दो, मुझे माफ़ कर दो। तुरज की आवाज़ सिसकियों में तब्दील हो रही थी। हसन ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा, तुम बेखबरी की हालत में अरबों की बस्तियों पर हमले किया करते थे और सोए हुए इंसानों को कत्ल किया करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ताहम ये बात मेरे इख्तियार में नहीं कि मैं एक जालिम और बुज़दिल आदमी को मरने का सिक्का सिखा सकूँ। उत्बा के बेटे, मुझ पर रहम करो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे सुपुर्द कर दूँगा। मैं इस बस्ती से दूर निकल जाऊँगा। तुरज ये कहकर इसके पाँव पर गिर पड़ा। हसन तलमला कर पीछे हटा। इसकी तलवार बुलंद हुई। तुरज चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर एक पलक झपकने की देर में इसकी लाश तड़प रही थी।
पहले को आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तुरज की मौत के बाद हसन के साथ क्या हुआ, क्या वो गिरफ्तार हो गया या वो कहीं चला गया, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए अगली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।